यस मेरे फाउंडेशन बच्चों, द थर्ड पॉइंट, क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। ठीक है, समझना, ये जो कंपनीज एक्ट है 2013, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। जैसे कि हम बात करें, सो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, अनइनकॉर्पोरेटेड तो कंपनियां ही नहीं होती वैसे तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें गाइस, तो एक रजिस्टर्ड कंपनी होता है, ये देखिए गाइस। देन दूसरा स्टैट्यूटरी कंपनीज होता है, चार्टर्ड कंपनीज भी होता है। ठीक है, बट यस हम यहां पे जो बात करेंगे गाइस कंपनीज के अंदर, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की ही बात करेंगे बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, और उसमें हम रजिस्टर्ड कंपनी की ही बात करेंगे मेजोरिटी, राइट, इसी के ऊपर डिस्कशन रहेगा। बट अगर हम यहां पे रजिस्टर्ड कंपनीज की अगर हम बात करें गाइस, तो ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, on the basis of liability we have discussed, on the basis of liability we have discussed, right, कि कौन से टाइप की कंपनियां होती है। सो वैसे हम लायबिलिटी की बात करें गाइस, सो कोई भी चीज हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, एक लिमिटेड लायबिलिटी होता है एंड दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, इन विच वी हैव डिस्कस्ड कि भैया लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनियां होती है ना, उसमें दो टाइप है। एक होता है कि भैया आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, या दूसरा होता है कि भैया आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी। लिमिटेड बाय गारंटी में दो ऑप्शन है गाइस, कि लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनियां है, उसमें ऐसी कंपनियां होगी इधर उसके अंदर कोई शेयर कैपिटल नहीं होगा, हैविंग नो शेयर कैपिटल, कि उस कंपनी के अंदर कोई शेयर कैपिटल नहीं होगा या फिर शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली जो कंपनियां होती है गाइस, उसमें भी दो टाइप होते हैं, सब टाइप के, उसमें इधर शेयर कैपिटल नहीं होगा, हैविंग नो शेयर कैपिटल, या फिर हैविंग शेयर कैपिटल। सो गाइस ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आप लोग को भी मालूम है कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है, तो लिमिटेड में वहां पे दो ऑप्शन है आपके पास, वैसे दो वैसे तीन। एक ऑप्शन है कि भैया आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। अब ये कैसे टाइप की कंपनियां होती है कि आपके पास जो भी कंपनी के शेयर्स है, अगर वो कंपनी की लायबिलिटी कुछ ऐसी है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो आपने उस कंपनी के, लेट्स से आपने 200 शेयर्स परचेस किए, 10 रुपए का उसका फेस वैल्यू है, आपने 200 शेयर्स परचेस किए, उसमें से 4 रुपया कंपनी ने मंगवाया था, आपने पे कर दिया है ऑलरेडी। अभी कल जाके कंपनी को 2 करोड़ रुपए का लॉस होता है, तो क्या वो 2 करोड़ आप लोग बेयर करोगे? आपके पास तो 200 शेयर्स है, यू आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज हम लोग बोलते ही है ना, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो क्या वो आप लोग को बेयर करना है? द आंसर इज नो गाइस, द आंसर इज नो। ठीक है, ये अपना आपका लायबिलिटी कितना होगा गाइस, के जितना अनपेड है कंपनी, सपोज वो 200 शेयर्स पे कॉल मनी मंगवाती है 6 रुपए के हिसाब से, राइट, जो बाकी है अनपेड अमाउंट है, तो उतना आपको पे करना है, उससे ज्यादा आपको पे, आपकी लायबिलिटी होगी 1200 रुपए की, उससे ज्यादा आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। वेरी क्लियर गाइस, क्यों? बिकॉज आपका लायबिलिटी कैसा है? लिमिटेड। लिमिटेड बाय व्हाट गाइस? लिमिटेड बाय शेयर्स है। डियर फ्रेंड्स, आई नो कि सेकेंड पॉइंट कॉर्पोरेट वेल वाला बाकी है, राइट, बट जिस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके दिमाग में मुझे ये सारे पॉइंट्स ठुसाने चाहिए, मैं उसी हिसाब से टॉपिक्स लूंगा। सो नो नीड टू वरी, एज आई टोल्ड यू, मैं एक पॉइंट, एक वर्ड भी नहीं छोड़ूंगा इस मॉड्यूल का, राइट। सो आई नो वेरी वेल कि सेकेंड पॉइंट बाकी है, सो प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करेगा इस, तो उसमें आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितना अनपेड है। एक बार आपका शेयर फुल्ली पेड अप हो गया,
फिर कंपनी जो भी लॉस करे या कुछ भी करे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका लायबिलिटी तो ऑलरेडी चुकता हो चुका है। सो आपको वहां पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मार्केट में 95% कंपनियां ऐसी होती है। कैसी होती है सर? लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। दूसरा, वहां पे लायबिलिटी होता है गाइस लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। अकेला लिमिटेड बाय गारंटी नहीं होगा, इधर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल होगा, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल होगा। समझना गाइस, राइट? तो अगर ऐसे टाइप का कोई कंपनी होता है तो उस कंपनी में एक भी शेयर नहीं है, समझिए, नो शेयर कैपिटल। बट उसमें कैसे होगा, ये कंपनी कैसे रहेगी गाइस? लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब के कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जितने भी लोगों ने वहां पे गारंटी लिया होगा, जितने अमाउंट का, उतने रुपए तक का उनको वहां पे, जब कंपनी कहां चली जाएगी गाइस, हमने डिस्कस किया था, जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, तब उनको क्या करना पड़ता है गाइस? ये पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है गाइस? ये अमाउंट जो है वो उनको वहां पे करना पड़ता है। दैट इज व्हाट द सेकंड टाइप व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस गाइस, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। मतलब कि जितना भी गारंटी आपने लिया होगा कि भैया, जो भी गारंटेड अमाउंट होगा, राइट, तो वो आपका वहां पे लायबिलिटी बन जाएगा। उससे ज्यादा आपका एक भी रुपए का लायबिलिटी नहीं रहेगा। और वो भी गारंटेड अमाउंट आपको कब पे करना है गाइस? इट नीड्स टू पे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। उससे पहले आपको गारंटी वाला अमाउंट जो है वो पे नहीं करना है। बट यस, ऐसी भी कंपनी हो सकती है कि जो लिमिटेड बाय गारंटी है उसके अंदर शेयर कैपिटल भी है। तो गाइस ये एक हाइब्रिड वर्जन हो गया। हाइब्रिड वर्जन बोले तो मतलब मिक्सचर हो गया। लिमिटेड बाय शेयर्स भी है कंपनी के अंदर, मतलब शेयर कैपिटल भी है कंपनी के अंदर, एंड गारंटी वाला अमाउंट भी वहां पे रहेगा। तो ये बात हुई गाइस लायबिलिटी अगर आपकी लिमिटेड है तो, राइट, कि जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। बट अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो यस, नंबर 4 रहेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। तो उसमें जो भी शेयर होल्डर्स अग्री करते होंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में, वो उनसे वहां पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है सर, इसमें कोई लिमिट रहेगा? नहीं बेटा, इसमें परसेंटेज तय किए जाएंगे कि कौन कितना लायबिलिटी बेयर करेगा। फिर कंपनी को जितना भी लॉस होता है, समझना गाइस, कंपनी को जितना भी लॉस होता है, मैंने बोला था कि मैं 70% बेयर करूंगा, कंपनी को 4 करोड़ का लॉस हुआ है तो मुझे 2 करोड़ 80 लाख रुपए बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। एंड अगर वहां पे कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ है तो मैंने 70% बोला था तो मुझे 7 करोड़ रुपए वहां पे बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब उसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो सिर्फ परसेंटेज वाली लायबिलिटी के हिसाब से काम चल जाएगा। एंड अगर उसमें शेयर कैपिटल है तो जितने भी शेयर्स आपके पास है गाइस, अकॉर्डिंगली आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? वो शेयर्स का भी लायबिलिटी आपका रहेगा जिस हिसाब से यहां पे रहता था, राइट, जितना भी अनपेड आपका अमाउंट है, एंड साथ में आपका परसेंटेज वाला लायबिलिटी भी यहां पे रहेगा। सो टोटल यहां पे अगर हम देखने जाए गाइस, तो लायबिलिटी के हिसाब से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है गाइस, ये चार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था ड्रॉ करने के लिए, अगर आपने कहीं किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो अभी कर देना गाइस। ठीक है, कि आपको क्या करने का, ये चार्ट आपको ड्रॉ करने का। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी टाइप्स ऑफ कंपनीज टाइटल देंगे, और उसमें नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड के नीचे 2 हम वहां पे कॉलम निकालेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी के नीचे और हैविंग नो शेयर कैपिटल पहले रखेंगे। नो शेयर कैपिटल का इस पर्पसफुली मैं आपको पहले रखवा रहा हूं, बाद में रखेंगे हैविंग शेयर कैपिटल। लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था गाइस कि ये जो गारंटी होल्डर्स होते हैं वो गारंटी होल्डर्स को अपना लायबिलिटी जब कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन में होती है तब पे करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी कंपनी बेच के वो अमाउंट उनसे ले सकती है, राइट, वो उनका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी हो जाएगा, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर।
यस गाइस, सो वो उसी के बारे में यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आपको दे रखा है, लिमिटेड बाय गारंटी दे रखा है, राइट, एंड नीचे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंपनी दे रखा है। ठीक है, उसको तो अपन आज ये रीड तो करेंगे ही, ये तीनों चीजें साथ में। आज अपन को एक और चीज देखनी है गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स भी कंपनी का लायबिलिटी होता है। समझना, ऊपर हमने पहले देखा वो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देखा, अभी जो हम देखने वाले हैं गाइस वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत सारे जो आपके डाउट्स थे गाइस वो सॉल्व करवाए थे, और वो कुछ ऐसे थे कि सर जिस कंपनी में शेयर्स होते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, जिसके पास शेयर्स है, राइट। सर जिस कंपनी में शेयर्स नहीं है, नो शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स नहीं है बट गारंटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको गारंटी होल्डर्स बोलेंगे। तो आपके बहुत सारे डाउट्स, कॉमन डाउट्स ये भी थे कि सर गारंटी होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है। तो मैंने आपको बताया था कि यस, शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होते हैं, लाइक गारंटी होल्डर्स ने गारंटी लिया है। तो सर यहाँ पे शेयर होल्डर को तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो क्या ऐसे बेनिफिट गारंटी होल्डर को होते हैं? देन मैंने आपको वहां पे बोला था कि थोड़े टाइम के लिए आपका 12th भूल जाइए, आपको 2 मिनट के लिए ऐसा भी लगेगा कि साला अभी तक जो पढ़ के आए वो सब कुछ गलत था क्या। क्यों? बिकॉज गारंटी होल्डर हो या शेयर होल्डर्स हो, दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, बिकॉज दोनों को क्या बोलते हैं गाइस, मेंबर बोलते हैं। दोनों को कंपनी का क्या बोलते हैं, मेंबर। और इस कंपनी के अंदर जो भी बेनिफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या मीटिंग अटेंड करने का राइट, एजीएम का राइट, या शेयर कैपिटल का राइट, सब कुछ वो मिलता है सर मेंबर को। मतलब क्या आप कंपनी के शेयर होल्डर हो या गारंटी होल्डर हो, डजंट मैटर, बिकॉज कंपनी लॉ में शेयर होल्डर जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। वर्ड है तो क्या है, जो भी बेनिफिट्स है या सब कुछ है वो किसके लिए है, मेंबर। और मेंबर तो दोनों है, शेयर होल्डर भी मेंबर है, गारंटी होल्डर्स भी मेंबर है। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपकी मॉड्यूल में भी कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि भैया ऐसी टाइप की कंपनियां होती है जो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर होती है। समझिए मेरी बात, राइट। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर होती है? तो हमको एक देखने का आएगा, इस 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर ही वो टाइप है, राइट, एंड देन पब्लिक कंपनी। ये 3 कंपनियां हम वहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस। द बेसिस ऑफ मेंबर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक होता है, ये एक नया कंसेप्ट आपके लिए रहेगा, 1% कंपनी, जिसको हम ओपीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा वहां पे मेन टाइप रहेगा गाइस, प्राइवेट कंपनी, एंड तीसरा टाइप वहां पे रहेगा पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी गाइस, सेक्शन 2 के अंदर ये सबकी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 1% कंपनी के बारे में बात करता है, वाइल सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करता है, एंड 2 सब सेक्शन 71 जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में वहां पे बात करता है गाइस। सो ये तीनों कंपनीज को अपन देखे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लिखते जाना गाइस, आप लोग को लिखना है तो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। और मेरा लेक्चर, चाहे आपने पिछले कोई भी लेक्चर अटेंड किया है नहीं किया गाइस, ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, सो नो नीड टू वरी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें मेरे भाइयों तथा बहनों, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक होता है 1% कंपनी, समझना गाइस, क्या होता है गाइस, 1% कंपनी, नाम से ही पता चलता है इस कंपनी के अंदर एक ही मेंबर होगा। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, एंड तीसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। समझना गाइस। सो अगर हम बात करें ये तीनों टाइप्स की, तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो 1% कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है,
ठीक है, ये हर एक कंपनी के अंदर वहां पे मेंबर्स होते हैं, मतलब कि हम हमारी भाषा में बोले तो शेयर होल्डर, एंड हर एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स भी होते हैं। समझना गाइस, मेंबर्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। मिनिमम मेंबर्स भी होते हैं, उसको हम बोलेंगे मिनी, मैक्सी। अगेन प्राइवेट कंपनी में मिनी, मैक्सी। अगेन पब्लिक कंपनी में मिनी, मैक्सी, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, सो अगर हम 1% कंपनी की बात करें सर, तो 1% कंपनी जो होती है ना सर, उसमें मिनिमम एक शेयर होल्डर चाहिए। कितना चाहिए? एक शेयर होल्डर। सर अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें ना, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए, तब जाके प्राइवेट कंपनी बनती है। एंड अगर हम सर पब्लिक कंपनी की बात करें, तो सर उसमें मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए। ऐसे ही मैक्सिमम के लिए भी क्राइटेरिया है। अगर हम ओपीसी की बात करें, तो ओपीसी के अंदर मैक्सिमम, ओहो, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। यस, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, 1% कंपनी। समझ रहा, ये जो 1% कंपनी है गाइस, वो एक नया कंसेप्ट आया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कि जिसमें एक बंदा भी अगर कंपनी बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। एंड ये नया कंसेप्ट के अंदर वहां पे उन्होंने बोला एक ही बंदा, बट उसमें मेंबर कितने? एक, मिनिमम एक, मैक्सिमम एक। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। अरे वाह सर, सर हम तो 11th-12th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 ही मेंबर होते हैं। यस बेटा, 50 मेंबर्स पहले हुआ करते थे। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वो चेंज हो गया सब कुछ, एंड अभी प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। सर व्हाट अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भैया कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो उतने मेंबर्स पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम रख सकते हो, मिनिमम आपको 7 रखने पड़ेंगे। तो ये बात हुई गाइस मेंबर्स की, कितने मेंबर्स हर एक कंपनी के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, तो इसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, एंड इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। बट अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें गाइस, तो यहां पे हर एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकता है। समझ रहे हैं इस, हर एक कंपनी में आप मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, चाहे वो ओपीसी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है, या चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें 15 डायरेक्टर वहां पे हो सकते हैं। समझ रहे हैं, इस चार्ट को आप प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। ये 200 का लिमिट किस बेस पे हुआ? ऐसा कोई बेस नहीं है गाइस के उनको मतलब मजा आया तो 200 कर दिया, ऐसा भी नहीं है, राइट। बट यस दे फील कि भैया 50 इज लाइक के भैया अगर प्राइवेट कंपनी को अपना टाइप प्राइवेट ही रखना है, बट उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए थोड़े से ज्यादा इन्वेस्टर्स की जरूरत है, तो इन दैट केस दे हैव डिसाइडेड, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि भैया इस लिमिट को इंक्रीज किया जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपर्ट्स ओपिनियन एंड द कमिटी जो उन्होंने बिठाई थी, अकॉर्डिंगली दे हैव डिसाइडेड कि भैया इसको हम बढ़ा के 200 का नंबर कर देते हैं। ये जो 1% कंपनी है गाइस, इस 1% कंपनी का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है, इफ यू कैन रीड दिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 क्या बोलता है गाइस of Companies Act 2013 defines 1% company as a company which has only 1% as a member। मतलब कि यहाँ पे मिनिमम भी 1 एंड मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर रहेगा। एक से ज्यादा मेंबर की भैया बात करोगे तो हम आपको ये बोलेंगे भैया ये 1% कंपनी नहीं है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा, एक से ज्यादा मेंबर यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, 1% कंपनी है गाइस, उसमें
और आपको मालूम है कि कंपनी के अंदर कंपनी के रियल ओनर कंपनी ना साच्चा मालिको कौन है गाइस? कंपनी ना शेयर होल्डर, कंपनी ना मेंबर। दैट्स व्हाई इसको 1% कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर बोला जाता है। इट मे बी पॉसिबल कि उसके अंदर डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं, राइट? डायरेक्टर्स आर नॉट द शेयर होल्डर्स, सो डोंट वरी, डायरेक्टर्स आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें 15 आ गए तो फिर उसको 1% कंपनी कैसे बोले। बेटा वो डायरेक्टर है, वो मेंबर कभी भी उसको डायरेक्टर को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सो गाइज, ये जो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे, वो बिजनेसमैन वहां पे जो बिजनेस करते थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप फर्म के अंदर करते थे। अब बहुत सारे सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चलाने वाले थे, लोग थे। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि वो अकेले ही वहां पे बिजनेस करते हैं। जैसे कि आपके पापा का सपोज कोई बिजनेस है, लाइक कापड़ का बिजनेस है, फर्नीचर का है, और वो अकेले ही ओनर है। तो उनका अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा है, बट इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भैया हमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो क्या ऑप्शन रहेगा? मिनिमम 2 जन चाहिए, मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, समझना गाइस, राइट? और बहुत सारी अदर चीजें भी होगी। तो वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 ने ऑप्शन दिया कि भैया ऐसे लोगों को अगर 1% कंपनी भी खोलना है कि जिसमें वो अकेले ही ओनर, अकेले ही मेंबर, राइट? तो उस केस के अंदर वहां पे उन्होंने ये ऑप्शन दिया, एंड अकॉर्डिंगली एक ही बंदा, राइट, एक मेंबर, और वही मतलब आपके पापा सपोज फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, उनके फर्नीचर के शोरूम है, तो वो अकेले ही शेयर होल्डर उस कंपनी के, और वो अकेले ही डायरेक्टर, तो क्या वो कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं? आंसर इज यस। कंपनीज एक्ट 2013 ने वहां पे इसका ऑप्शन दे दिया और नाम दे दिया 1% कंपनी। कभी कभी लोगों को ये डाउट होता है, सर ये डायरेक्टर कंपनी के मेंबर नहीं है। नहीं बेटा, डायरेक्टर तो कंपनी का बिजनेस करने के लिए आता है। मैंने आपको 2 चीजें बोली थी कि कंपनी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, राइट? एक कंपनी के शेयर होल्डर। अभी ये शेयर होल्डर जो है उसको हम शेयर होल्डर नहीं बट क्या बोलेंगे गाइस? मेंबर्स। बिकॉज कंपनी के अंदर गारंटी होल्डर, अब हमको पता चलने लगा है कंपनी के अंदर गारंटी होल्डर भी हो सकते हैं। अभी शेयर होल्डर हो या गारंटी होल्डर हो, उनको हम बोलेंगे क्या? मेंबर। तो दूसरा कंपनी का क्या होता है गाइस? डायरेक्टर्स होता है। ये जो शेयर होल्डर है या गारंटी होल्डर, ये लोग कंपनी को पैसा देते हैं, इसके सामने इनको क्या मिलता है गाइस? डिविडेंड मिलता है, समझना। ये डायरेक्टर जो है, ये डायरेक्टर कंपनी के अंदर क्या करते हैं? तो ये डायरेक्टर कंपनी के अंदर बिजनेस करते हैं, ये डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, और इनके सामने इन डायरेक्टर को वहां पे क्या मिलता है गाइस? सैलरी मिलता है, समझना। डायरेक्टर को क्या मिलता है गाइस? सैलरी मिलता है, कोई अदर फॉर्म में रेम्यूनरेशन मिलता है। तो ये सारी चीजें इनको मिलती है। उनको वहां पे डिविडेंड कभी डायरेक्टर को मिलेगा? द आंसर इज नो। हाँ, अगर वही डायरेक्टर अगर शेयर होल्डर भी है तो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में उसको डिविडेंड मिलेगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डायरेक्टर को इतना डिविडेंड मिला। नॉट एट ऑल गाइस। डिविडेंड ऑलवेज शेयर होल्डर को, गारंटी होल्डर को मिलता है। वो ही कंपनी के रियल ओनर है। बट सपोज आप लोग के पास रिलायंस के 15, 20, 25, 50 शेयर्स है, या 1000, 2000, 5000, 50,000 शेयर्स है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, हे मुकेश भाई अंबानी आप साइड में जाइए, हम रिलायंस के रियल ओनर है, बिजनेस हम करेंगे। हे नीता भाभी आप साइड में जाइए, बिजनेस हम करेंगे। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नो। क्यों? बिकॉज शेयर होल्डर्स के पास बिजनेस करने का, कंपनी चलाने का पावर नहीं है। वो पावर किसके पास है? कंपनी के डायरेक्टर के पास। अगर आपके पास 25-50 हजार शेयर है, आप उस कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ, उसके बाद आप रिलायंस का बिजनेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, बट तब तक आपके पास कोई पावर नहीं है। बिंग being a shareholder of the company, you cannot do the business of the company until and unless आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन जाते, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। समझना गाइस? ठीक है, आप लोग पीछे से हैंड रेज एंड ऑल कर रहे हो, बट यस आई विल टेक द डाउट्स, नो वरीज। 1% कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। 1% कंपनी गाइस एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, लोगों को, मैंने बोला ना कि आपके पापा फर्नीचर का बिजनेस करते थे, बट वो सोल प्रोप्राइटर में ही करते थे, उनको भी कंपनी करने का मन करता था, बट उनके पास्ट के एक्सपीरियंस थे, यार पार्टनरशिप तो कभी कराया नहीं, राइट? लोचा पड़े।
पार्टनर दो को आप है, राइट। अभी उनको ओपीसी दिमाग में बैठ जाएगा, क्यों? बिकॉज उसके अंदर कितना मेंबर होता है, कितना ओनर होता है, कितना डायरेक्टर चाहिए उसके अंदर, एक ही चाहिए, राइट। तो उनको वहां पे ये ऐसा बिजनेस बढ़ाने के लिए टू एनकरेज हिम्मत, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब के मालिकी जो आपको करना था, मतलब बिजनेस पर्सन को, राइट, हिम्मत देने के लिए ये 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट वहां पे आया। आप अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट फॉर्म में लेके जाते हो, बिकॉज दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो क्या होता है गाइस, बंदा है, बिजनेस कर रहा है, मर गया, बात खत्म, बिजनेस भी खत्म, सोल प्रोप्राइटर था, अकेला ओनर था। बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओपीसी के अंदर भले ही उसके अंदर एक ही मेंबर है, मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक, बट अगर ओपीसी का मेंबर मर जाता है तो ओपीसी बंद नहीं होती है। तो सर फिर कौन चलाएगा? बेटा जब जब ओपीसी बनता है ना, तो ये मेंबर को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत कंसेप्चुअली में जाऊंगा। जब जब ये ओपीसी बनता है 1% कंपनी गाइस, इसमें एक मेंबर होता है, बट यही मेंबर एक नॉमिनी अपॉइंट करता है। सर ये नॉमिनी का कोई रूल्स एंड कोई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा कुछ भी होता है? समझना गाइस? नहीं बेटा। जब तक ये मेंबर की डेथ न हो जाए, समझना, ये मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर ये मेंबर इनकैपेबल हो जाता है, जैसे कि मेंबर की दिमागी हालत खराब हो गई या वो बीमार हो गया बहुत गंदी तरीके से, अभी कोई चांसेस नहीं है रिकवर होने के, मतलब कि वो इनकैपेबल हो गया, अब वो बिजनेस नहीं कर सकता। उस केस में ये जो नॉमिनी होता है, वो नॉमिनी ओपीसी का मेंबर बन जाएगा। समझना, आज सपोज मेरी कोई ओपीसी है, सचिन एडवाइजरी ओपीसी, मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूं, बिजनेस करता हूं, और उस केस के अंदर मैंने मेरे छोटे भाई को, बादल ठक्कर को, मैंने वहां पे उस ओपीसी के अंदर रख दिया एज अ नॉमिनी। सो जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक इस ओपीसी को मैं चला रहा हूं, बादल का लीगली कोई राइट नहीं बनता, लीगली कोई हक नहीं बनता, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एनी अदर अथॉरिटी, कि वो इस ओपीसी में आके बिजनेस करे, ओनरशिप ले, कुछ भी नहीं कर सकता। वंस मैं इनकैपेबल हो जाऊंगा, जो एक अकेला मात्र मेंबर हूं इसका, सचिन ठक्कर, वंस मैं इनकैपेबल हो जाऊंगा, तब एंड तब ही वहां पे मेरी जगह पे बादल ठक्कर जो नॉमिनी है, वो उस कंपनी का मेंबर बनेगा। एंड तब जाके वहां पे उसके पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे बीइंग अ मेंबर, बिकॉज अब वो अकेला मात्र ओनर हो गया उस ओपीसी का। तब जाके ये चीज पॉसिबल होगी, जब मैं इनकैपेबल होऊंगा या मेरी डेथ हो जाएगी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सर ये ओपीसी जो है ना बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली। समझ ना क्या सर, क्या बात करते हो? यस, ये जो ओपीसी है, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली। जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे के सारे ओपीसी को एप्लीकेबल होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ओपीसी के अंदर एक मेंबर होता है, ओपीसी के अंदर मिनिमम एक ही डायरेक्टर होता है। बाकी जो प्राइवेट कंपनी को जो चीजें एप्लीकेबल होती है, वो सारी की सारी चीजें 1% कंपनी को भी एप्लीकेबल होती है। समझना गाइस, ये जो 1% कंपनी है गाइस, जो ऊपर हमने लक्षण देखे थे हमने कंपनी के, समझिए जो हमने पहला टॉपिक किया गाइस, इसके अंदर हमने कंपनी के वेरियस वेरियस लक्षण देखे थे कि भैया ये देखिए आप, कि कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंपनी के मेंबर्स मर जाए फिर भी कंपनी कंटिन्यू रहती है। समझना, कंपनी अपने मेंबर से अलग है। ये हमने मैक्यूरा वाला वो देखा भी था, राइट, टिम्बर कंपनी वाला एग्जांपल भी देखा था हमने, केस लॉ सॉल्व किया था। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी देखा था हमने, एंड आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये सारी चीजें 1% कंपनी को भी एप्लीकेबल है, बिकॉज ये फीचर्स कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के लिए नहीं है, ये फीचर्स हर एक कंपनी के लिए है। समझना, तो ओपीसी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है गाइस।
ओपीसी का भी परपेचुअल सक्सेशन है, ओपीसी का मेंबर मर गया फिर भी वो ओपीसी बंद नहीं हो जाएगी, ओपीसी कंटिन्यू रहेगी। ओपीसी में भी जो मेंबर होते हैं गाइस, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। ओपीसी के अंदर वो भी मतलब के ओपीसी जो है गाइस वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, भले वो पर्सन है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आपके और मेरे जैसा। उसके दो आंख नहीं है, उसके दो कान नहीं है, उसकी जीभ नहीं है, उसके दो हाथ नहीं है, राइट? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून के नजरिए में वो पर्सन है। हाँ, बट अगर वो किसी की बजाना चाहता है, मतलब किसी के ऊपर केस फाइल करना चाहता है, ओपीसी ओपीसी कर सकता है। कोई ओपीसी के ऊपर केस फाइल करना चाहता है, कर सकता है। ओपीसी अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ले सकता है। समझना गाइस, ये ओपीसी वेरियस वेरियस टाइप्स की वहां पे होती है। तो ये सारे लक्षण जो है गाइस वो ओपीसी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, आई नो आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं वेरी सुन आपका डाउट्स लूंगा। ओपीसी यहाँ पे देखिए गाइस, ओपीसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप, कॉर्पोरेट बिजनेस, बिकॉज ये कॉर्पोरेट्स होते हैं सारे के सारे, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। बट यस, ओपीसी डिफर फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप। आपके जो पापा बिजनेस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड ओपीसी, वो दोनों अलग है। इन एन एस्पेक्ट दैट ओपीसी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है उसके मेंबर्स की। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो लायबिलिटी ओनर की होती है गाइस वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, और उनकी असेट्स बेच के भी उनको क्या करना पड़ेगा, अपना लायबिलिटी चुकता करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं गाइस, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं कि अगर आज कोई लेट्स से हम जो आप लोग पार्टिसिपेंट हो उसमें से किसी का नाम लेते हैं, लेट्स से कविता शर्मा, राइट? लेट्स से कविता शर्मा जो है वो बिजनेस कर रही है। ये जो कविता शर्मा है गाइस वो बिजनेस कर रही है, लेट्स से इनका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है? जैसे एचपी के लैपटॉप आते हैं, डेल के आते हैं, वैसे ही इनका बिजनेस है। लेट्स से ये डेल के ओनर है, राइट? बट इनका जो ये डेल वाला बिजनेस चल रहा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। सामने मैं बिजनेस कर रहा हूं, बट मैं भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस कर रहा हूं, बट मैंने 1% कंपनी खोली है, ओपीसी। एचपी का ब्रांड, एचपी ब्रांड सपोज मेरा है एंड डेल का ब्रांड कविता का है, ठीक है? बट मेरा बिजनेस जो है गाइस वो 1% कंपनी के अंदर चलता है। अभी प्रोपराइटर में कविता ओनली ओनर है, समझना गाइस, और मेरे केस में भी मैं ही अकेला सोल मेंबर हूं, मेरे कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी मैं ही अकेला ही हूं, कोई और डायरेक्टर नहीं है, ठीक है? सो हम दोनों का वहां पे अपना अपना बिजनेस चल रहा है। अभी कल जाके दोनों कंपनी को 50-50 करोड़ रुपए का, बिकॉज कविता की कंपनी जो डेल के लैपटॉप बनाती थी उसमें वो इंटेल से वो प्रोसेसर लाती थी, ठीक है? अदर पार्ट्स वो वहां पे बाय करती थी, ठीक है? डिस्प्ले कहीं से बाय करती थी, और वो सारी चीजें असेंबल करके वो कंपनी क्या करती थी, अपना खुद के ब्रांड का एक लैपटॉप बनाती थी, बट उसके अंदर पार्ट्स तो अलग अलग कंपनी के होते थे, ठीक है? तो वो उधारी पे वो गुड्स आता था, फिर असेंबल करके मार्केट में बेचते थे, पैसा आता था, उधारी चुकता करते थे। बट अभी अभी मार्केट में लैपटॉप की डिमांड कम हो गई, और ये डेल कंपनी के लैपटॉप नहीं बिकने लगे अभी। एंड अभी ये जो कविता है, कविता शर्मा की कंपनी है डेल, उसको वहां पे पार्ट्स तो ला दिए थे और स्टॉक पड़ा है, बट अभी स्टॉक की इतनी प्राइस नहीं आ रही है, मार्केट में लैपटॉप का दाम जो है वो कम हो गया है। हायर अमाउंट से स्टॉक लाया था, राइट? वो सारी चीजों का, कीबोर्ड का, माउस का और वो सारी चीजें, बट अभी
बिक नहीं रहा है, स्टॉक पड़ा है, राइट, और कंपनी को वहां पे 50 करोड़ रुपए का लॉस है। सेम गोज टू दिस कंपनी एज वेल। एचपी कंपनी को भी ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए का वहां पे लॉस है, समझना, ठीक है। तो कविता के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग है, राइट, उसके नाम का एक बंगलो भी है, फैक्ट्री है, सब कुछ है। मेरे पास भी है गाइस, बंगलो है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, राइट। ये बंगलो में मेरा फैमिली रहता है, सब कुछ है, मेरे नाम पे ही बंगलो है, यहाँ पे कविता के नाम पे बंगलो है। अभी 50 करोड़ का लॉस हुआ है, बट कंपनी के पास इतना पैसा, मतलब कविता की कंपनी के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप है इसकी, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए का बैलेंस पड़ा है। तो ये 20 करोड़ तो वो चुकता करेगी, प्लस कविता को 30 करोड़ रुपए, अपना फैक्ट्री बेचना है तो फैक्ट्री बेचो, अपना बंगलो बेचना है तो बंगलो बेचो, बट 30 करोड़ रुपए लाने पड़ेंगे एंड 50 करोड़ रुपए वहां पे चुकता करने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होता है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अगर है तो वो बेच के आपको लॉस भरपाई करना पड़ेगा। सामने ये जो मेरी कंपनी है, मैं एचपी के प्रोडक्ट बनाता हूं, सचिन ठक्कर ओपीसी, मेरी कंपनी की जो लायबिलिटी है ना गाइस, वो लिमिटेड लायबिलिटी है। तो वहां पे देखा गया कि सचिन ठक्कर अकेला ही ओनर होगा, उसके पास कितने शेयर्स है इस कंपनी के, तो क्या 10,000 शेयर्स है। कितने रुपए का एक शेयर है, तो क्या 100 रुपए का एक शेयर है। टोटल कितना रुपया होता है, 10,000 शेयर्स 10 लाख रुपए होता है। समझना मेरी बात, कितना होता है, 10 लाख रुपए। कितना पेडअप है, तो क्या 10 लाख में से 4 लाख रुपए तो ऑलरेडी मंगवा लिए है कंपनी ने, मतलब के 10,000 शेयर्स है टोटल, 100 रुपए का शेयर है, बट 40 रुपया क्या है, पेडअप है, और 60 रुपीज का कॉल मनी अभी मंगवाया नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, 60 रुपीज का कॉल मनी मंगवा लेगी, ठीक है। मैंने 6 लाख रुपए सचिन ठक्कर ने दे दिए, मेरी लायबिलिटी कितनी, जितने मेरे पास शेयर्स है, मैंने 6 लाख रुपए दे दिए। अब कंपनी जाने, सचिन ठक्कर एंड ओपीसी जाने। अभी सचिन ठक्कर ओपीसी जो था गाइस, एचपी की कंपनी जो ब्रांड बनाता था, उनके पास ये जो ओपीसी था गाइस, ओपीसी के पास 8 लाख रुपए पड़े थे, 6 लाख रुपए मेरे से मंगवाने थे, वो मंगवा लिए 14 लाख रुपए। बस 50 करोड़ के सामने कंपनी सिर्फ 14 लाख रुपए देगी और बोलेगी भैया हमारे पास पैसा नहीं, हमारा दिवाला निकल गया। सर सचिन ठक्कर के पास पर्सनल प्रॉपर्टी पड़ी है, क्या पड़ा है सचिन ठक्कर के पास, बेटा उसके पास बिल्डिंग पड़ा है, फैक्ट्री पड़ा है। हिम्मत है किसी की, आके हाथ तो लगाओ मेरे बंगलों को। इसीलिए तो मैंने 1% कंपनी बनाई थी कि कल जाके अगर मेरी कंपनी की, मतलब कि मेरी ओपीसी की लायबिलिटी भी अगर बढ़ जाती है, तो मेरी लायबिलिटी में पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के ये चीज नहीं करने वाला। मैं कितना दूंगा, जितना लायबिलिटी लिमिटेड है उतना ही पैसा दूंगा। मेरा दिवाला निकल गया ओपीसी का, डजंट मैटर। क्यों? ये लॉस मैंने सचिन ठक्कर ने किया है? नहीं, ये लॉस तो किसने किया है, सचिन ठक्कर ओपीसी ने किया है। और अभी अभी तो पढ़ा कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए गाइस आपके लिए लिख रहा हूं, ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, सचिन ठक्कर एक अलग पर्सन है एंड सचिन ठक्कर ओपीसी जो है, ये दोनों अलग, हम दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है। सचिन ठक्कर ओपीसी का एंड सचिन ठक्कर का लेना देना ही नहीं है, बिकॉज हमने सबसे पहले ये पढ़ा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण जो भी आपको बोलना है वो यही पढ़ा, सेपरेट लीगल एंटिटी। मजाल है किसी की जो मेरी प्रॉपर्टी को हाथ लगाए, मेरा इवन एक पेन भी वो लोग नहीं ले सकते मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, हाँ जो मेरे नाम पे है। ओपीसी के नाम पे सपोज फैक्ट्री है, ओपीसी पे नाम पे बिल्डिंग है, तो ये सब कुछ बेच के मुझे ये क्या करना पड़ेगा गाइस, भरपाई करना पड़ेगा। बट जो ओपीसी के नाम पे नहीं है, सपोज ओपीसी का जितना भी था सब कुछ बेच के 8 लाख रुपया ही हाथ में आया, ठीक है, और 6 लाख रुपया ओपीसी मांगती थी मेरे से, तो वो मैंने दे दिया। तो ओपीसी इज लायबल ओनली फॉर द 14 लाख रुपीज। भले ओपीसी बंद हो जाएगी उस केस के अंदर, ओपीसी का दिवाला निकल जाएगा, राइट, मतलब कि ओपीसी उठ गई, ओपीसी इंसॉल्वेंट हो गई, चलेगा, बट ओपीसी को 14 लाख रुपए से ऊपर एक भी रुपया पे नहीं करना है, मीनिंग देयर बाय लायबिलिटी वहां पे लिमिटेड रहेगी।
ये फायदा होता है इस कविता शर्मा को, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सब कुछ बेच के ये 50 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। वाइल अगर मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया एंड मैंने बिजनेस किया ओपीसी के अंदर, तो मुझे यहां पे इतना कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द एग्जांपल दैट आई वांट टू गिव गाइस। नाउ यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट्स है। यस, पुथा वाला नबील अहमद, यस बेटा। यस सर। क्या डाउट है सर अभी जो आपने पॉइंट पढ़ाया ना, ये जो चार्ट में, बराबर, तो अगर उसमें जो अभी हमने पढ़ा कि जैसा कि सचिन ठक्कर ओपीसी में सिर्फ आप ही एक मेंबर हो और आपने कि ये जो 1% कंपनी होती है उसमें अगर मेंबर की डेथ हो गई है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट अगर मेंबर इनकैपेबल हो गया है तो उसमें वो सिचुएशन देखी जाएगी कि फिर से कैपेबिलिटी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। बट मैंने एक बार इनकैपेबल हो गया, बादल मेरी जगह पे बैठ गया, अंदर बादल ही मेंबर रहेगा, चाहे मैं फिर से कैपेबल हो जाऊं फिर भी वहां पे बादल ही मेंबर रहेगा। सिंपल एज दैट। फिर हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो वहां पे मेंबर की कैपेसिटी से हटके मुझे मेंबर बनाना चाहता है तो बात अलग है, राइट। अदरवाइज जोर जबरदस्ती वो चीज मैं नहीं कर सकता। यस कविता, योर डाउट प्लीज। सर जैसे हमने यहाँ पे चार्ट में देखा कि 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, तो ये ओपीसी में तो 1 ही मेंबर होता है, तो इसको प्राइवेट लिमिटेड क्यों कहते हैं? हाँ मैं बोला ना बेटा, मैंने उस टाइम पे बोला ही था कि ओपीसी के अंदर, बिकॉज ये कंपनी लॉ के अंदर बेटा 470 सेक्शंस है टोटल, 470 सेक्शंस, ठीक है। तो जो चीजें प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल है, वो जैसे कैपिटल कैसे बढ़ाना है और जैसे मेमोरेंडम में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें ओपीसी को, जो प्राइवेट कंपनी को जिस तरीके से एप्लीकेबल वैसे ओपीसी को एप्लीकेबल। सिर्फ दोनों में फर्क इतना है कि उनके नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2 होते हैं, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 1 होता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। और सर लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो इसमें शेयर होंगे और गारंटी होगी तो वो मेंबर होंगे, अगर शेयर भी नहीं है गारंटी भी नहीं तो मेंबर ही नहीं होंगे। नहीं, उसमें 2 चीजें होती है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर, कि हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो शेयर से मेंबर हो जाएंगे, हैविंग नो शेयर कैपिटल है तो वो उनका नाम मेमोरेंडम के अंदर लिखते हैं एंड परस्यूएंट टू दैट वो मेंबर हो जाएंगे। मतलब जो है, जो चला रहे हैं कंपनी वही मेंबर हो जाएंगे। हाँ चला रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने कंपनी अगर लॉस करती है उस टाइम पे वादा किया है कि हम इतने इतने पैसे लेके आएंगे जितना भी कंपनी का लॉस होता है, वो लोग, नॉट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो उसमें क्या कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में तो 2 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, तब तो हो सकता है, लेकिन 7 मेंबर नहीं हो तो पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी तो नहीं हो सकती ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। 7 मेंबर से आप पब्लिक लिमिटेड बनते हो, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक दोनों लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां ही है बेटा। ओके है ना। यस, मुस्कान का डाउट है, मुस्कान कोटवानी। यस सर, आप जैसे आपने बताया कि कंपनी को सिर्फ 14 लाख का वो देगी। यस गाइस, तो ये जो ओपीसी आपका रहता है गाइस, इस ओपीसी को बहुत सारे एग्जम्पशंस वहां पे मिलते हैं। द प्रोसीजरियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ओपीसी आर सिंप्लीफाइड थ्रू द exemption provided under the act in comparison to the other forms of companies। क्यों? बिकॉज ये एक छोटा कंपनी है गाइस, एक ही जन चलाता है, तो उसको बहुत सारे सेक्शन में एग्जम्पशन मिला है कि उनको वहां पे वो चीज कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर उनको रिलैक्सेशन मिला है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज प्राइवेट कंपनी के अंदर है ना, एक प्रोविजन है कि प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 4 साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग करने की। कितनी बार? 4 बार। बट ओपीसी के लिए वहां पे रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन मतलब थोड़ा सा लिबरल किया उनके लिए, भैया ओपीसी में 2 ही बार बोर्ड मीटिंग करोगे तो चलेगा साल में। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में कितनी बार सर? 4 बार। ओपीसी में 2 बार। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शनों में उनको अलग अलग सेक्शन में क्या दे रखा है गाइस, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या फिर पूरा का पूरा एग्जम्प्ट कर दिया, भैया ये ओपीसी तेरे को ये कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
अभी हर एक कंपनी को साल में एक बार है ना एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। एनुअल जनरल मीटिंग, ओपीसी को एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। बताइए क्यों? क्यों भैया ऐसा है? सर क्योंकि एक ही मेंबर है इसके लिए। एक ही सर, मेंबर उसके है तो भैया। shareholder ही एक है, मीटिंग के उसका लिए सर member ही एक है मिनिमम ना। 2 जन चाहिए। सर मीटिंग बुलाने कितने जन चाहिए? 2 जन। चाहे फिर वो पर्सनल मीटिंग हो, चाहे फिर वो डायरेक्टर की मीटिंग हो या शेयर होल्डर की मीटिंग हो। इवन आप भी किसी को मिलना चाहते हो पर्सनली 1 to 1, उसमें भी सामने एक तो चाहिए ना यार। अकेला बंदा अपने आप से मीटिंग करेगा तो लोग उसको पागल कहेंगे। ओपीसी में तो साला मेंबर ही एक है, मिनिमम बोले या मैक्सिमम बोले। तो इसमें तो एजीएम का सेपरेट सेक्शन है गाइस, सेक्शन 96, जो इसको एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर मेंबर ही एक है। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ ओपीसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये सेक्शन 3 क्या बोलता है? 31C of the Companies Act 2013, OPC is a private limited company with the minimum paid up share capital as may be prescribed, and उसके मेंबर्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। समझना, सिर्फ एक मेंबर वाला वहां पे कंपनी रहेगा। ये एक प्राइवेट कंपनी है। अभी उसके फीचर्स आपको देखने को मिल गए, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो ओपीसी के बारे में हमको देखना है। इट हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। मिनिमम कैपिटल की कोई लिमिट नहीं। अगर आप 10 रुपया भी कैपिटल रखना चाहते हो तो भी आप ओपीसी बना सकते हो। आप लाख रुपया रखना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो। सो गाइस, मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए तो कोई लिमिट नहीं है। इवन यू कैन स्टार्ट विथ 100 रुपीज, इवन यू कैन स्टार्ट विथ 1000 रुपीज। जितना भी कैपिटल आपको रखना है आप रख सकते हो। जो ओपीसी होता है गाइस, कंपनी जो होती है ना गाइस, चाहे कोई सी भी टाइप की कंपनी हो, ये कंपनियों की, ये जो कंपनियां है ना, इस कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है। ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट जो है वो है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए बोलते हैं उसको, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। समझना, जैसे जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का एग्रीमेंट होता है। राइट, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस कैसे रन करेंगे, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, डेथ हो गई तो क्या करेंगे, कहां कहां पे बिजनेस रन करेंगे, वो सब कुछ जैसे लिखा हुआ होता है ना, वैसे ही इस मेमोरेंडम के अंदर एंड आर्टिकल्स के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है, बिजनेस रिलेटेड चीजें लिखी हुई होती है। राइट, मेमोरेंडम के अंदर वहां पे 6 अलग अलग क्लॉज लिखे हुए होते हैं। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, कंपनी के पहले शेयर होल्डर मतलब कि कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन है, ये सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है। ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बिना कंपनी ओपन ही नहीं हो सकती। जैसे ही आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाओगे, आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी जो है गाइस, वो सबसे पहले यही बोलेगा कि भैया इस कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स लाओ। इसके बिना तो वो लोग आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं करके देंगे, आपका कंपनी अस्तित्व में नहीं आएगा, कंपनी जन्म ही नहीं लेगा। क्यों? बिकॉज दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट। समझना। अब ओपीसी के अंदर हम क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, तो ओपीसी का भी क्या होगा, बिकॉज चाहे आपकी 1 पर्सन कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, हर एक कंपनी के अंदर क्या होता है गाइस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वहां पे होता ही होता है। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी गाइस, 3rd पॉइंट तो क्या लिखा है देखिए, द मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी shall indicate the name of the person who shall, in the event of the subscriber death or his incapacity to contract, become a member of the company। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी डेथ हो गई तो मुझे एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा मेरे जाने के बाद, या मेरी इनकैपेबिलिटी के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करेगा एंड कंपनी का मेंबर कौन बनेगा, ये सब कुछ मतलब के नॉमिनी का डिटेल जो होगा गाइस, ये नॉमिनी का डिटेल्स जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होगा। ओपीसी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसके अंदर नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डिटेल्स, सब कुछ वहां पे लिखना पड़ता है। दिस इज व्हाट द 3rd पॉइंट रिगार्डिंग द ओपीसी। 4था पॉइंट, मैंने तो नाम लिख दिया, मेरे जाने के बाद नरेंद्र मोदी सर जो है वो इस कंपनी के नॉमिनी रहेंगे।
बट मोदी साहब को तो पूछो उनको नॉमिनी बनना है कि नहीं बनना है। मैं तो किसी का भी नाम लिख दूं कि भैया रतन टाटा सर जो है, राइट, वो मेरी कंपनी के नॉमिनी बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, राइट। इसीलिए चौथा पॉइंट बनाया, द अदर पर्सन जिसका नाम आपने मेमोरेंडम के अंदर लिखा है, आपको उनकी पहले प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, राइट। नरेंद्र मोदी साहब अगर मुझे लिख के देते हैं कि यस सचिन ठक्कर की डेथ के बाद या सचिन ठक्कर की इनकैपेसिटी के बाद मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये वचन देता हूं कि मैं वहां पे कंपनी का क्या बन जाऊंगा, मेंबर बन जाऊंगा, और मैं अभी राइटिंग में कंसेंट देता हूं, तब जाके मैं नरेंद्र मोदी सर का नाम क्या कर सकता हूँ गाइस, मेरे मेमोरेंडम के अंदर लिख सकता हूं। उसकी प्रायर कंसेंट तो लेनी पड़ेगी ना यार। मैं बोल दूं, हे बैंक को मैंने ऐसा बोल दिया, बैंक में तेरे से 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं, मैं चुकता नहीं करूंगा ना, तो ये जो मेरे सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स है, लेट्स से कि मैंने नाम ले लिया वहां पे कि चलो ये भैया भौमिक शर्मा सर चुकता कर देगा। मैं गया बैंक के पास, एसबीआई के पास 2 लाख का लोन लिया, बोला मैं पे नहीं करूंगा तो भौमिक शर्मा पे कर देगा। इज इट? हाँ, बैंक के ऐसे ही दे देगा, ओके चलो भाई वो भौमिक शर्मा से ले लेंगे। अरे भौमिक शर्मा से तो पूछिए वो रेडी है कि नहीं है गारंटी लेने के लिए। ठीक वैसे ही मैं किसी का भी नाम ऐसे ओपीसी के अंदर नॉमिनी की तरह नहीं डाल सकता ना, मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, उसका रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। ये रिटर्न कंसेंट सिर्फ लेना ही नहीं है, ये रिटर्न कंसेंट मुझे आरओसी में फाइल भी करना पड़ेगा कि जो रजिस्ट्रेशन करवाता है, ठीक है। एंड सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोले तो आरओसी, सो दैट आरओसी को भी पता चलेगा सचिन ठक्कर की डेथ के बाद अगला पर्सन कौन है, राइट। वो आरओसी को भी वहां पे पता रहेगा, ठीक है ना। मम्मा है आरओसी अपना, ये अपने डिस्कस किया था ना, पहले ही लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था गाइस। सच अदर पर्सन मे बी गिवन, यस गाइस। ये जो नॉमिनी बनता है गाइस, अगर आज सपोज मैं जिंदा हूं, मैं कैपेबल हूं, मैंने बादल को एज द नॉमिनी बनाया है, मैं जिंदा हूं, मेरी बात सुनना, मैं जिंदा हूं, मैं कैपेबल हूं, मैंने बादल को मेरा नॉमिनी बनाया है, अभी बादल को मेरी हयाती में, मेरी कैपेबिलिटी में अपने नॉमिनेशन से रेजिग्नेशन देना है तो दे सकता है, यस दे सकता है। मतलब कि वो नॉमिनी से अपना नाम विड्रॉ करना चाहता है तो कर सकता है, यस कर सकता है। बट एक बार मैं इनकेपेबल हो गया या मेरी डेथ हो गई तो वो मुंह कर नहीं सकता कि भैया मेरे को नहीं रहना है, समझना। सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ द कंसेंट, समझना गाइस। इवन मेरी हयाती है, मेरी डेथ नहीं हुई है और मैं बादल को नॉमिनी नहीं रखना चाहता, मैं उसको बोलता हूं भाई मुझे तेरे को नॉमिनी नहीं रखना है, तू निकल, और मैं तेरी जगह पे पापा को नॉमिनी रखना चाहता हूं, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं ऐसा? यस गाइस। नेक्स्ट पॉइंट उसी के बारे में बोलता है, द मेंबर ऑफ द ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द आरओसी। कंपनी आरओसी को इंटीमेट कर देगा कि भैया बादल ठक्कर की जगह पे, बादल ठक्कर की जगह पे मिस्टर अरविंद ठक्कर जो सचिन ठक्कर के पापा है उनको नॉमिनी बनाया है। तो मैं कभी भी, समझना, मेरी हयाती में, मेरी कैपेसिटी के अंदर मैं कभी भी मेरे नॉमिनी को चेंज कर सकता हूं। मेरी हयाती में मैं कैपेसिटी हूं, मेरे कैपेबल हूं, राइट, तो उसमें मेरा नॉमिनी अगर अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बट एक बार मेरी डेथ हो गई या फिर मैं इनकैपेबल हो गया, फिर ये चेंजेस नहीं हो सकता, फिर कंपल्सरीली नॉमिनी को मेंबर बनना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये 6 के 6 पॉइंट्स समझ में आ रहे क्या आप लोग को गाइस? फिर से रिपीट करता हूं, ओपीसी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है, ओपीसी के अंदर कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बंदा, ये 3 4 5 6 ये 4 पॉइंट जो है गाइस वो नॉमिनी के लिए है। जो बंदा एज अ नॉमिनी ओपीसी के अंदर अपॉइंट होना चाहता है गाइस, समझना, उसका नाम मेमोरेंडम के अंदर लिखना पड़ेगा और वहां पे ये भी लिखना पड़ेगा कि जब मेंबर की या सब्सक्राइबर की डेथ हो जाएगी या इनकैपेसिटी हो जाएगी तब ये नॉमिनी कंपनी का मेंबर, ओपीसी का मेंबर बन जाएगा। चौथा पॉइंट, मुझे उसका नाम मेमोरेंडम में लिखने से पहले उसकी राइटिंग में प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, आरओसी को वो बताना भी पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, कभी भी
ओपीसी में जो नॉमिनी है वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, या फिर मेंबर वो नॉमिनी को चेंज कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट वापस समझाओ। सेकेंड पॉइंट बेटा पेड अप शेयर कैपिटल की बात है। आप भी 11th-12th में पढ़ के आए हो, एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है, दूसरा पेड अप शेयर कैपिटल होता है। आप में से कोई साइंस स्टूडेंट नहीं है ना, दोज अटेंडिंग लेक्चर, राइट? कोई साइंस करके आया है, 12th साइंस और फिर सीए कर रहा है, ऐसे लोग होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, इज देयर एनीवन इन दिस मीटिंग, इन दिस क्लास? नहीं है ना कोई? ठीक है, सो यू गाइस आर नोइंग ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, राइट? यहाँ पे वो वही चीज के बारे में बात करता है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होगा वो ओपीसी में कोई लिमिट नहीं है मिनिमम की। आप 1 रुपए से भी ओपीसी बनाना चाहते हो बना सकते हो, आप 1000 रुपए से भी बना सकते हो। कृष्णा का डाउट है, यस कृष्णा। सर अगर एक्सीडेंट में आपकी और आपकी नॉमिनी दोनों की एक साथ डेथ होती है तो फिर क्या कर सकते हैं? बेटा वो मैंने ऑलरेडी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये कंपनी चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर, और वो वहां पे अपॉइंट करेगा किसी पर्सन को, बट कंपनी तो बंद नहीं होगी। ये ऑलरेडी मैंने बताया, इस लोगों के डाउट्स है तो भी आप उसको सुनिए, सो दैट इट मे बी पॉसिबल कि वो आपका डाउट है तो वहां पे वो सॉल्व हो जाए उसके हिसाब। नेटवर्क इश्यू आधा टॉपिक ऐसे ही मेरा लीक हो गया था। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, हाँ, सो डोंट टेक इट पर्सनली। जेनिश सर, नॉमिनी इनकैपेबल हो जाए और उसका कोई नॉमिनी ना हो तो ओपीसी में क्या होगा? नॉमिनी इनकैपेबल हो जाए, आई एम नॉट गेटिंग यू जेनिश, यू प्लीज आस्क बाय रेजिंग योर हैंड, राइट? या यस जेनिश। आपका नॉमिनी है वो अनकेपेबल या डेथ हो जाए, नॉमिनी डेथ हो जाए, नॉमिनी के मेंबर, ओपीसी में, यस नॉमिनी, नॉमिनी की डेथ हो जाए, हाँ, उसके बाद कोई भी उसका भी कोई कंपनी संभालने वाला ना हो तो तब क्या होगा? यू मीन टू से कि मैं मेंबर हूं, बादल नॉमिनी है, बादल की डेथ हो गई तो मुझे बेटा दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा? ऐसा नहीं सर, नॉमिनी और आप दोनों में से कोई भी कैपेबल ना हो तब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनी चला जाएगा। अभी अभी बताया ना मैंने, अगर यू मीन टू से कि दोनों की डेथ हो गई या दोनों इनकैपेबल हो गए तो उस केस के अंदर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनी चला जाएगा। एनी अदर डाउट गाइस? सर यस। तो मेंबर तो मतलब शेयर होल्डर और गारंटी होल्डर को ही बोलते हैं, ठीक है? हाँ, और अगर हैविंग नो शेयर कैपिटल है और गारंटी भी नहीं है तो मेंबर तो होंगे नहीं, तो सिर्फ कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे गारंटी भी नहीं है और शेयर कैपिटल भी नहीं है। ऐसा कौन सा कंपनी है? सर अनलिमिटेड कंपनी में होता है, ऐसे नहीं, गारंटी अनलिमिटेड कंपनी के अंदर भी बेटा उनको मेंबर ही बोलते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर्स एंड गारंटी होल्डर्स नहीं। जिसने अनलिमिटेड के अंदर लायबिलिटी पे करने के लिए अपना नाम लिखा है वो लोग भी 3 जन को मेंबर बोलते हैं बेटा, शेयर होल्डर को भी, गारंटी होल्डर को भी, एंड जिसने अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर अपना नाम लिखवाया है वो भी। मतलब उन्हीं को मेंबर बोलेंगे और उन्हीं को डायरेक्टर्स बोलेंगे? नहीं, ऐसा कब बोला मैंने? वही लोग, वो मेंबर्स है बेटा, और वो लोग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। वो खुद भी डायरेक्टर हो सकते हैं या कोई वो किसी अदर पर्सन को भी एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं बेटा, ओके सर। है ना? ओके, अनीशा, यस बेटा, सॉरी ऐशा। सर आपके बाद आपके भाई वर्किंग में है तो उनको उनके लिए एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा? यस बेटा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। थैंक यू सर। या जसवंत, लास्ट डाउट। सर आप कैपेबल हो और आपके भाई भी कैपेबल है ऐसा नॉमिनी, तो आपके भाई नॉमिनी मतलब कर सकते हो, आप बना सकते हो किसी को, दोनों कैपेबल है फिर भी? ये बेटा ये पॉइंट में यही लिखा है इंग्लिश में कि अगर मेरा भाई कभी भी विड्रॉ करना चाहता है अपना नाम, ये रहा। सर विड्रॉ नहीं करना, तो मतलब आपने अपना नॉमिनी अपॉइंट किया, उन्होंने भी अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं अभी से हाँ। नॉमिनी कैन नॉट अपॉइंट नॉमिनी, ओनली मेंबर कैन अपॉइंट नॉमिनी बेटा। ओके सर। आप मेंबर की कैपेसिटी में हो, मैं अभी मेंबर की कैपेसिटी में हूं, आई कैन अपॉइंट नॉमिनी। बादल कौन सी कैपेसिटी में? अभी नॉमिनी है। मेरे जाने के बाद वो क्या बनेगा? मेंबर। अगेन वो मेंबर की कैपेसिटी में आ गया, ही कैन अपॉइंट नॉमिनी। ओके सर। ओके, यस गाइस, 7वां पॉइंट, आगे बढ़ते हैं।
एनी चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी की ऑल्टरेशन हो गया। मतलब के ये 7वां पॉइंट क्या बोलता है कि पहली बार जब आप नॉमिनी का नाम रखते हो ना, वही नाम आपको मेमोरेंडम के अंदर लिखने का। फिर सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स, मेरी डेथ हो गई, बादल ने अभी नया नॉमिनी अपॉइंट किया, तो उसके अंदर आपको मेमोरेंडम के अंदर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही आप पेपर पे रिकॉर्ड रख सकते हो एंड आरओसी को वो फाइल कर सकते हो, राइट। आपको हर बार मेमोरेंडम को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ गाइस, 7वां पॉइंट वो ये बोलता है कि आज सपोज सचिन ठक्कर मेंबर है एंड बादल जो है वो नॉमिनी है, ठीक है। अभी मेरी डेथ हो गई, बादल का नाम मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ था, एज आई टोल्ड यू कि मेमोरेंडम के अंदर नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो बादल मेंबर बन गया, तो बादल ने क्या किया, उसने मेरे पापा को मिस्टर अरविंद ठक्कर को नॉमिनी बना दिया। तो अभी जब मेरे पापा नॉमिनी बने तो क्या मेमोरेंडम को चेंज करके उनका नाम लिखने का कानून ने वहां पे मना किया कि हर बार कितनी बार आप अपना मेमोरेंडम चेंज करोगे, इसीलिए आपको मेमोरेंडम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ये नॉमिनी से कंसेंट ले लो और वो कंसेंट आरओसी के साथ फाइल कर दो। आपको अगर मेमोरेंडम के अंदर नाम चेंज नहीं करोगे तो चलेगा। क्या लिखा है, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, राइट। उसको आप ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल नहीं बोलोगे, मतलब कि आप बार बार अगर चेंज नहीं करोगे तो डेफिनेटली चलेगा। वेरी क्लियर गाइस, ये समझ में आता है। दूसरा, सर आपने बताया था कि ये जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे वहां पे शेयर्स ले सकती है, सब कुछ कर सकती है, राइट। कंपनी अपने नाम पे शेयर्स भी ले सकती है। तो सर अगर मेरी कोई 1% कंपनी है, उसमें एक मेंबर होना चाहिए आपने बोला था, तो सर 1% कंपनी के अंदर जो मेंबर है वो क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या किसी ओपीसी मेंबर बन सकता है? नो, मना किया है। ओपीसी के अंदर जो एक मेंबर रहेगा वो आपके मेरे जैसा नेचुरल पर्सन ही ओपीसी का, और वो इंडिया का सिटीजन है, रेसिडेंट इन इंडिया है। बट ये जो पॉइंट है गाइस जिसमें मैंने 8 नंबर दिया है, इसके अंदर अमेंडमेंट आया है, समझना गाइस। आप लोग भी इसको कैंसिल कर दीजिए। ये अमेंडमेंट सर कब आया है? ये बेटा फरवरी 2021 में, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जब बजट इशू कर रहे थे, तब ये अमेंडमेंट आया है 1 फरवरी 2021 को। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये 8वें पॉइंट का रिप्लेसमेंट पॉइंट लिखवाऊंगा जो अमेंडेड वाला है, राइट। अभी इतना टाइम नहीं है, बिकॉज़ 3:30 बजे अपना सेशन खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये लिखवाऊंगा। इसके अंदर अमेंडमेंट है। आप भी अपनी बुक अगर आपके पास आ गई है तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दीजिए गाइस। सर 8 नंबर पूरा कैंसिल करना ना। 8 नंबर जितना मैंने किया है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इतना, ठीक है। इसकी जगह पे मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा गाइस, वही अपन को लिखना है। पहले क्या होता था अमेंडमेंट से पहले, तो आप इंडिया के सिटीजन हो, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, तभी जाके आप 1% कंपनी ओपन कर सकते थे। चाहे आपको मेंबर बनना हो या चाहे आपको नॉमिनी बनना हो, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब कि मिस्टर पीटर या मिस्टर जॉनसन यूएसए से आते हैं और मेरे को भी ओपीसी खोलना है, अरे भाई तू नहीं खोल सकता था अमेंडमेंट से पहले। 1 फरवरी 2021 से पहले तुम ओपीसी नहीं खोल सकता। क्यों? Because you are not the Indian citizen, you are not the Indian resident. That's why तू ओपन नहीं कर सकता। You getting my point guys? क्यों? Because वो फॉरेनर्स के लिए अलाउड नहीं था, बट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अब सबको अलाउ किया है। ये पीरियड जो है इसको भी कम किया है, बट यस दिस विल डिस्कस्ड एज एन अमेंडमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड बिलीव मी गाइस, जितने चीजों के अंदर अमेंडमेंट्स आते हैं ना, वो ICAI खास पूछता है, समझना, ICAI उसको खास पूछता है। तो जहां जहां पे भी है गाइस, मेरे पास हर एक अमेंडमेंट का नॉलेज है। इवन कल यस्टरडे भी कोई अमेंडमेंट आया होगा ना, मैं आपको अमेंडेड ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी ये पढ़ लो फिर अमेंडमेंट बाद में करवा लूंगा, नो नेवर। मैं आपको हर एक चीज अमेंडेड ही पढ़ाऊंगा। कल भी आया होगा, मुझे पता होगा, क्यों? बिकॉज मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ ये सब कुछ, मैं ओपीसी इनकॉर्पोरेट भी करता हूँ, क्लाइंट को सर्विस देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ, लिस्टेड कंपनी चलाता हूँ, इवन IPO बाहर लेके आते हैं, राइट। तो वो हर एक सर्विस हम हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वी नो दिस प्रैक्टिकली।
ये कैसे चलता है, राइट। मैं आपको इवन ये ओपीसी का मेमोरेंडम बताऊंगा, मैं आपको आर्टिकल्स बताऊंगा, नॉमिनी कहाँ पे कंसेंट देते हैं, बट पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ ले, फिर मैं आपको बताऊं तो पता चलेगा ना। मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी इवन ये स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि कैसे ये लोग वहां पे डील करते हैं, राइट। ठीक है, यस गाइस, आपके कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। ये सारे चीजें जो है गाइस ओपीसी वाले, ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देन उसके बाद अपन प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यस गाइस। सर नंबर 7 समझो ना एक बार। सॉरी बेटा, नंबर 7। नंबर 7, जस्ट अ मिनट।